Good evening, everyone. So, I welcome you all to today's book talk on behalf of Rotary Midtown Library. Our today's speaker is Mr. Prashant Mawani. We welcome you, sir. Thank you. Prashant Mawani is an educator and he enjoys all sorts of reading. He has trained many students in past 8 years for various parts of our country for national and state level competitive exams like UPSC, GPSC and etc. He holds a master degree in management from University of Surrey, England. He was a channel director at Study IQ Education, one of the most viewed YouTube channel. Since January 2022, he has launched his own YouTube channel, Curiously Education. Now, I would like you to start with the book talk. So kind of you to introduce me with kind words. लेकिन I would say कि before educator, I consider myself as a student. And the reason is, see, I see educator or teacher, I've heard it from Osho, that when you say that you are a guru or a teacher or something, then you have reached there. But when you reach there, the destiny is over. जो हमारी यात्रा है वो ख़त्म हो गई. लेकिन जब हम स्टूडेंट रहते हैं तो जो जर्नी है वो हमेशा ऑन रहती है. वी लर्न न्यू थिंग्स एंड आई सी माई सेल्फ एज ए, मैं थोड़ा क्यूरियस हूँ. आई लाइक टू लर्न न्यू थिंग्स, राइट, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम, जीवन के बारे में और दूसरी सारी चीज़ों के किताबों के माध्यम से ज़्यादातर तो. एंड व्हेन आई लर्न समथिंग, मैं जब कोई चीज़ सीख लेता हूँ तो आई एन्जॉय शेयरिंग इट एज वेल. तो व्हाट आई एम डूइंग टुडे और इन जनरल व्हाट आई डू, आई एम लिविंग माई ड्रीम. जो पैशन है वही मेरा प्रोफेशन बन गया. नाउ दिस बुक, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, ऐसे ही एक बुक टॉक, इट वॉज ऑनलाइन, राइट. तो ऐसा नॉट एग्जैक्टली बुक टॉक, बट एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैंने इस किताब के बारे में सुना और फिर पता चला कि वेल्थ मैनेजमेंट को लेकर ये एक बहुत ही अच्छी किताब है. तो मैं सोचा कि चलो ऑर्डर करता हूँ, लेकिन ऑर्डर करने में भी वक्त लगा. बट एनीवे आई गॉट द बुक एंड आई स्टार्टेड रीडिंग दिस बुक. और मुझे इतनी सारी चीज़ें इसमें सीखने को मिली. फिर मैंने इस किताब को और एक बार पढ़ा और एक बार पढ़ा, ऐसे 3-4 बार इस किताब को पढ़ लिया. कुछ चीज़ें इस किताब में ऐसी हैं जो आपको लगेगी कि बहुत कॉमन सेंस वाली बातें हैं इसमें, बट द थिंग इज़ कि अगर वो कॉमन सेंस वाली बातों को आप इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे, देन यू विल फाइंड ए पॉजिटिव डिफरेंस इन योर लाइफ. ऐसा नहीं है कि सिर्फ किताब पढ़ ली एंड मज़ा आया स्टोरी में एंड इट्स डन. आपको जेन्युइनली इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें मिलेगी इस किताब में जो आपके जीवन में वैल्यू ऐड करेगी. मैनी ऑफ यू आर फर्स्ट टाइम ओवर हियर, लेकिन आई एम डेफिनेटली श्योर कि एक दिन आप भी यहाँ पर खड़े होकर ऑडियंस के सामने, क्यूरियस लोगों के सामने एक बुक टॉक डिलीवर करेंगे. मेरे साथ हुआ, दूसरे लोगों के साथ भी हुआ, एंड आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसा ही होगा. एंड दैट्स व्हाट आई सी, दैट इज़ द ग्रोथ ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, कि जब यहाँ पर बैठे लोग, उनमें से कोई यहाँ पर आकर एक बुक टॉक डिलीवर करे. सो फार सो गुड. फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर आई स्टार्ट टू से फ्यू थिंग्स अबाउट बुक, I would heartily like to thank Madam and Rotary Midtown Library for providing us this beautiful platform. बहुत सारी यूनिवर्सिटी, आई वॉज हैविंग ए कन्वर्जेशन विद मैडम कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, राजकोट की यूनिवर्सिटीज़, दे हैव स्टार्टेड दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, एंड आई सी द सीड वॉज प्लांटेड बाय मैडम एंड दिस लाइब्रेरी. तो दिस इज़ अ बिग अचीवमेंट. यू सी कि ये अब वायरल, इट्स लाइक यू नो कि एक आपने एक पेड़ उगाया और फिर धीरे धीरे वो वन बनता जा रहा है. तो ये चीज़ जो है वो हमारे राजकोट सिटी में स्टार्ट हो चुकी है. आज जहाँ पर ईरान है, रफली अगर आपको आइडिया हो, वेस्ट एशिया या फिर मिडल ईस्ट जिसको कहते हैं, तो ईरान, फिर सीरिया भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है बिकॉज ऑफ आतंकवादी हमला एंड ऑल. तो वहाँ पर एक शहर है जिसका नाम है दमास्कस, जो सीरिया का कैपिटल है. और उसके थोड़े दूर, मीन्स ईरान और सीरिया की बॉर्डर से नज़दीक, इराक में, नॉट ईरान, इराक में एक शहर था जिसका नाम था बेबीलोन. अब जैसे हमारे
जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता जो कुछ 5-6 हज़ार साल पुरानी है, वैसे ही मेसोपोटामिया नाम की एक जगह हुआ करती थी। और ये वाला क्षेत्र जो था, इन्होंने भी काफ़ी तरक्की की है। उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें ह्यूमैनिटी को दी है, इंसानों को दी है। उन सारी डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये एक एरिया है जहाँ पर रेगिस्तान है, और ये कहानी भी लगभग 3000 साल पुरानी है, रफली स्पीकिंग। तो उस टाइम की फैसिलिटीज़ तो कि इतनी कोई खास फैसिलिटीज़ ट्रांसपोर्टेशन की और इन सारी चीज़ों की हुआ नहीं करती थी। तो एक व्यापारी जिसका नाम है शारूनाडा, तो ये शारूनाडा व्यापारी एक बहुत ही बड़ा व्यापारी था। ही वॉज लाइक द बिगेस्ट, जैसे आज अदानी है, अंबानी है, उस टाइप वो ही वॉज बिगेस्ट इन दैट एरिया उस समय पर। तो वो अपना एक बड़ा सा अरबी घोड़ा और अच्छे कपड़े उसने पहने, जैसे कोई अच्छा व्यापारी पहनता है, तो ऐसे कपड़े पहनकर एक अपने घोड़े पर बैठकर वो जा रहा होता है। दमास्कस से बहुत सारा उसने सामान खरीदा है, कीमती ज़वेरात, ये सारी चीज़ें, सिल्क, अदर आइटम्स जो वो बेबीलोन में जाकर बेचने वाला था। अब उसका घोड़ा है, उसके पीछे अगर आप देखेंगे, बिकॉज ही इज द लीडर, तो वो सबसे आगे चलेगा। उसके पीछे कैरावान्स थे, बड़े बड़े, आप समझ लीजिए मालगाड़ी के ऊँट, कई 2-2 ऊँट के साथ वो लगी हुई है, तो वो ऊँट उसको खींच रहे हैं। कुछ ऐसे घोड़े हैं, कुछ सामान जो है वो गधों पर जा रहा है, और बहुत सारे लोग हैं उसके साथ। सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैं, क्योंकि उस समय पर लूटपाट भी होती थी। तो ये ऐसे दमास्कस के बाहर निकलता है, हर तरफ रेगिस्तान है, कुछ तरफ छोटी बहुत पहाड़ियाँ, ये सारी चीज़ें, और धीरे धीरे आगे जाता है। उसके साथ एक लड़का था, ये जो शारूनादा है उसके साथ एक लड़का था। अब ये जो लड़का था, इसकी एज होगी कुछ 20 के आसपास। शारूनादा जो है उसकी एज है 60+, 62 से 65 के बीच। अब ये लड़का और शारूनादा का कनेक्शन ये है कि ये लड़के का जो दादाजी था वो शारूनादा का बहुत ही अच्छा दोस्त था, और शारूनादा का बिजनेस पार्टनर भी था। तो जैसे वो धूप में आगे बढ़ते हैं, पूरा जो कारवां है वो आगे बढ़ता है, तो ये लड़का उसको पूछता है शारूनादा को कि शारू जी, आप यार इतने पैसे वाले हैं, आपके पास क्या नहीं है? आप इतनी धूप में क्यों ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं? लाइफ को एंजॉय कीजिए। तो बोला कि बेटा, मैं तो लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। किसने कहा मैं लाइफ एंजॉय नहीं कर रहा हूँ? अच्छे कपड़े हैं, ये सामान है, व्यापार करता हूँ, बिजी रहता हूँ, रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, तो आई एम एंजॉइंग माई लाइफ। तू बता, तू क्या करता? अगर तू शारूनाडा होता, तेरे पास मेरे जितने पैसे होते, तो तू क्या करता? तो वो जैसे आज के लैंग्वेज में लड़के कहते हैं जो यंगस्टर्स, मैं चिल मारता, ऐसा कुछ नहीं, बस बैठो आराम से, कुछ नहीं करता, खाना पीना खाता, अच्छी वाइन पीता, कुछ नहीं करता ऐसा, जस्ट कुछ काम नहीं। और कहता कि मैं दोपहर को तो कभी घर के बाहर ही नहीं निकलता। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस आदमी अगर सुने कि एक ऐसा यंगस्टर है और इसके ऐसे सपने हैं, तो उसको तो गुस्सा आएगा ही। लेकिन शारूनाडा थोड़ा कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि दादाजी के साथ एक कनेक्शन है, और दादाजी को, ये जो लड़का है उसके दादाजी जिसका नाम था अरदगुला, तो जो अरदगुला था उसका और शारूनाडा का बहुत अच्छा रेपो था, और उसके बीच में एक रिस्पेक्ट भी था। ऐसा मीन्स ऐसा था कि नहीं यार, ये इसके, मेरे दोस्त के बेटे का बेटा है, उसकी जनरेशन है ये। उसको दुख हुआ कि यार इसके ऐसे विचार हैं, दादाजी कुछ और थे और ये कुछ अलग ही बात कर रहा है। लेकिन वो उस चीज़ को कंट्रोल कर लेता कि चलो इसके ऊपर गुस्सा नहीं होना है। फिर धीरे धीरे वो सफ़र आगे बढ़ता है। कुछ समय के बाद वो ऐसे पहाड़ियों के इलाकों से फिर एक हाईवे जैसा होता है, जहाँ पर आगे पीछे थोड़े बहुत आपको कभी मिल जाएंगे कि ऐसे ही व्यापारी आपको सामने मिल जाए। ऐसे एक बिजी रोड पर चलते हैं, हाईवे पर। हाईवे के दोनों बाजू खेती बाड़ी है। शारूनादा का ध्यान जाता है कि एक खेत में 3-4 मजदूर काम कर रहे थे, बूढ़े मजदूर, 62 के आसपास वाले, 62-65 की एज वाले मजदूर काम कर रहे थे। और शारूनाडा कहता है इस लड़के को, देख उनको, देख उसने जो शॉवेल है, फावड़ा है, देख कैसे पकड़ा है अपने हाथ में। उसको काम में इंटरेस्ट ही नहीं है। जो हल चला रहा है, वो बेल कहाँ पर जा रहे हैं, उसका ध्यान कहाँ पर है।
कैसे खेती कर रहे हैं ये लोग, और ऐसे खेती करेंगे, राइट, अगर खेत को अच्छी तरीके से जोतेंगे नहीं तो उसको जो फसल है वो उसको अच्छी कहाँ से मिलेगी। तो ये बातचीत होती है उन दोनों के बीच में, और वो पूछता है लड़का के आपको कैसे पता कि मीन्स ये लोग अच्छा काम नहीं कर रहे। ऐसे मैं इनको 40 साल से जानता हूँ, इन लोगों को 40 साल से जानते हो। तो सोच बेटा कि ये लोग 40 साल से एक ही काम कर रहे हैं और आज भी उसी जगह पर, कोई तरक्की जीवन में की ही नहीं, बिकॉज द वे दे आर एग्जीक्यूटिंग देयर वर्क, जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, इंटरेस्ट ही नहीं है, तो लाइफ में कैसे आगे बढ़ेंगे। और एक दिन मैं भी वहां पर था, शारू नाडा कहता है कि 40 साल पहले मैं भी ऐसे ही खेतों में काम किया करता था, मैं गुलाम था उस समय। यह शब्द बोलता है कि मैं गुलाम था। तो यंग लड़का जो होता है वो एकदम शौक हो जाता, क्या आप गुलाम थे? बोला जी हाँ, मैं गुलाम था। लेकिन ये जो बात मैं तुझे बता रहा हूं बेटा, आई होप कि तेरे दादाजी की तरह, क्योंकि तू अपने दादाजी का ही जो लिनिएज में है, तो आई होप कि तेरे अंदर भी वही खून है, तू भी ये सीक्रेट जो है वो मेंटेन कर पाएगा, आई एक्सपेक्ट। तो बोला हाँ हाँ, नहीं नहीं सही बात है। लेकिन आप गुलाम कैसे बने, मीन्स पैदा ही गुलाम हुए थे क्या उस समय पर? नाउ लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, आज से 3000 साल पहले गुलामी वॉज ए लेजिट बिजनेस, इट वॉज लीगल। कि अगर लेट से किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो मर्डर तो हो गया, इफ यू डोंट पे सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी तो फिर आप गुलाम हो गए। यू नो व्हाट आई मीन, कि अगर किसी ने कुछ गलत किया, किसी ने चोरी की और सजा हुई, तो कहेंगे कि भाई इसको इतने सोने के 10 सोने के सिक्के देने हैं। अब वो नहीं दे पाए आप, तो फिर आपको जो गवर्नमेंट है आपको कंट्रोल ले लेगी आपका, और आपको ये गुलाम की जो मार्केट होती है, बाजार होती है, उसमें आपको धकेला जाएगा, और जो भी पैसे आएंगे उस पैसे को वसूल करके जिसका भी आपने नुकसान किया उसको ऐसे भरपाई। तो इट वॉज ए लेजिट बिजनेस एट दैट टाइम, बट इट वॉज बैड। गुलामी किसी को मीन्स आप पूरा अगर ह्यूमन इतिहास देख ले, किसी को गुलामी तो पसंद ही नहीं है ना। इट्स लाइक अगेंस्ट आवर ह्यूमन नेचर। तो ये गुलामी वाली बात उसने की कि मैं एक समय पर गुलाम था। तो बोला कि मुझे इंटरेस्ट है, आप बताइए कि आप गुलाम कैसे बने। तो बोला कि शराब और जुआ। तो आप शराब और जुआ? वो लड़का पूछता है कि आप शराब और ये जुआ खेलते थे? शराब? बोला मैं नहीं, मेरा बड़ा भाई था, वो ऐसी चीज़ें किया करता था। एक दिन वो कहीं पर जुआ खेलने गया, बहुत सारा शराब उसने पी लिया और सब कुछ हार गया, तो मुझे भी दाव पर लगा दिया उसने, और फिर किसी के साथ लड़ने झगड़ने लगा, और फिर उसने मर्डर कर दिया उसका। फिर मेरा बाप जो है वो उसको बचाना चाहता था, पिताजी जो हैं वो बचाना चाहते थे अपने बड़े लड़के को, तो नहीं बचा पाए, मीन्स पैसे देने पड़ते थे, लेकिन पैसे वो अरेंज नहीं कर पाए। तो फिर ये शारू नारा जो है बेचारा, उसको गुलाम की मार्केट में बेच दिया गया। तो तब से वो गुलाम बन गया। ही वॉज बॉर्न फ्री, बट लेटर ऑन 20 के आसपास वो गुलाम बन जाता है। ऐसी ट्रेजेडी उसके साथ हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस शराब एंड जुआ एंड ऑल दिस थिंग्स। तो फिर जब वो गुलाम बन जाता है तो उसकी एक नई ज़िंदगी स्टार्ट होती है, और थोड़े थोड़े गुलामों को एक साथ रख के फिर थोड़े थोड़े लॉट में बेचा जाता है। तो इस प्रकार से चीज़ें होती थी। अब वहाँ पर उसको 3 इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स मिलते हैं, वो भी गुलाम थे। जो लोग थे उनके साथ इनको भी बाजार में बेचना था, बेबीलोन ले जाकर उनको बेचना था। तो ये जो बेबीलोन सिटी है, उस समय पर आज से 3-4 हज़ार साल पहले इट वॉज द वेल्थिएस्ट सिटी। ऐसा कहते हैं कि बेबीलोन जैसा और कोई वेल्थी सिटी नहीं था। फॉर एग्जाम्पल आज का जो लेट्स से टोक्यो है, जैसे लेट्स से स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड में आपको दुनिया के सबसे पैसे वाले लोग देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कॉफ़ी शॉप में काम करने वाला कोई नहीं है, मिडिल क्लास भी है वहाँ पर, लेकिन उतने गरीब लोग नहीं देखने को मिलेंगे जितने हमारे देश भारत में देखने को मिलते हैं। एंड स्विट्जरलैंड इज़ ए कंट्री के वो जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं तो लाइक ग्लोबल क्रेज है। उनका डॉग है सेंट बर्नार्ड, तो यहाँ पर राजकोट में भी लोग खरीदते हैं 1-2 लाख रुपए का। दैट इज़ फ्रॉम स्विट्जरलैंड। स्विस वॉचेज, स्विस नाइफ्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो दे मेक दिस सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, तो उसकी वजह से वो वहाँ पहुँच गए। बट एनीवे, उनकी हिस्ट्री अलग है, उन्होंने अलग जगह से स्टार्ट की है। तो आज जैसे स्विट्जरलैंड है, यू फाइंड द मोस्ट जो वेल्थिएस्ट लोग हैं वहाँ पर रहते हैं, उनका घर होता है, बंगला होता है।
तो वैसा था बेबीलोन एक समय पर। तो ऐसे बड़े एक साम्राज्य भी था और सिटी का भी नाम था। तो वहाँ पर हमेशा कंस्ट्रक्शन का काम चला, डेवलपमेंट का काम हमेशा, कहीं पर महल बन रहा है, कहीं पर अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, कहीं पर रेसिडेंशियल सोसाइटी बन रही है, कहीं पर कैनाल का काम चल रहा है। तो मजदूरों की हमेशा शॉर्टेज रहती थी वहाँ पर, मीन्स मजदूर है हमेशा डिमांड में, कैसा कि मजदूर है तो लेकर आइए, गुलाम है यहाँ पर भेज दीजिए, हमेशा यहाँ पर कुछ ना कुछ काम आपको मिल ही जाएगा। तो ये शारूनाडा और बाकी जो दूसरे गुलाम थे, तो उसमें से ये 3 जो कैरेक्टर्स थे, शारूनाडा को ऐड कर दे तो 4 हो गए। तो एक जो था उसका नाम शारूनाडा को भी पता नहीं था, लेकिन उसका नाम कहते थे कि ये पायरेट हैं, टैटू वैटू थे उसके, और बहुत ही गुस्से वाला था वो। उसने किसी का मर्डर कर दिया था और फिर वो गुलाम बन गया, तो वो यहाँ पर आ गया। फिर दूसरा एक बंदा था। अभी जो दूसरा बंदा था वो थोड़ा इंटरेस्टिंग था। वो ये मानता था कि मेहनत से कुछ नहीं होगा, स्मार्ट वर्क इन द सेंस नेगेटिव स्मार्ट वर्क, कि सेठ जी देख रहे तब तक काम करो, सेठ जी नहीं है तो आराम करो। तो ऐसा फंडा था उसका जीवन में, और बोला कि ऐसे ही सक्सेस मिलेगा। अगर बेबीलोन हमें लेकर जाएंगे और वहाँ पर हम बहुत मेहनत करेंगे तो वो लोग तो हमें सिलेक्ट करके डाल देंगे मजदूरी का काम करने के लिए, गुलाम हैं हम तो हमें मजदूरी का काम करोगे। और मजदूरी उस टाइम पर जेसीबी, अर्थ मूवर्स, ये सारी चीज़ें तो थी नहीं, हाथ से ही सारा काम करना पड़ता, जो कहते हैं ना बैक ब्रेकिंग वर्क, वो काम करना पड़ता था। तो ये बंदा सोच रहा था कि ऐसे मैं निकल जाऊंगा और कोई अच्छा सेठ जी ढूंढ के अपनी लाइफ ऐसे जी लूँगा। दूसरा एक मेडिगो नाम का एक व्यक्ति था जो शारूनाडा को मिलता है, वो भी गुलाम था। वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ शारूनाडा को कहता है। वो कहता है कि जो भी काम कर 100% दे अपना, वो लक्ष्य वाला डायलॉग, कि घास काट तो भी बेस्ट घास काटने वाला बन, ऐसा। तो वो ऐसी बातें करता है, शारूनाडा को सिखाता है। शारूनाडा वॉज यंग, वो थोड़ा 5-6 साल बड़ा होगा। तो कहता है कि बेटा जहाँ पर भी जा अच्छा काम करना, क्योंकि तू अगर अच्छा काम करेगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो तेरा जो भी मालिक है, मास्टर है, उसको फ़ायदा होगा। और अगर तेरे मास्टर को फ़ायदा होगा तो वो तुझे कभी बेचेगा नहीं, और वो तेरा अच्छा ख्याल भी रखेगा। क्योंकि एंड ऑफ द डे किसको ऐसा गुलाम चाहिए जो प्रोडक्टिव ना हो। अगर तू अच्छा काम करेगा तो तेरे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी लाइफ में खुलेगी। और तेरा मालिक देखे ना देखे, लेकिन वो मालिक जो है वो तो तुझे देखेगा ही, वो तो तुझे रिवॉर्ड देगा ही अगर तू अपना 100% देगा तो। शारूनाडा कहता है कि नहीं, बात तो सही है। फिर रात हो जाती है, वो सो जाता है, मीन्स सोने के लिए जाते हैं, लेकिन शारूनाडा सो नहीं पाता, क्योंकि उसके लिए तो ये नया जीवन था। ही वॉज नॉट ए गुलाम, अब वो गुलाम बना है। तो वो सोच रहा था, परेशान था कि यार कल कोई मुझे वो कंस्ट्रक्शन के काम में अगर फिट कर देंगे तो मेरा जीवन तो बर्बाद, मैं क्या करूँगा, कैसे निकलूँगा यहाँ से, कैसे मैं कभी मैं एक फ्री मैन बन पाऊँगा या नहीं बन पाऊँगा, ये सारी चीज़ें वो सोच रहा था। तभी उसका ध्यान टेंट के बाहर एक जो पुलिस वाला, एक चौकीदार टाइप एक व्यक्ति होता है जो ये सारे गुलामों के ऊपर नज़र रखता है कि कोई कहीं भाग ना जाए। तो उसको कहता है, सर प्लीज़ एक बात कहनी है। तो नहीं सो जा, चल अंदर। नहीं सर प्लीज़ मेरी बात सुनिए, मैं बहुत ही अच्छे घर से आया हूँ, मैं टेंडर एज है मेरी, 19-20 के आसपास मेरी एज है, और मेरे बड़े सपने हैं, मैं कुछ करना चाहता हूँ अपने जीवन में, और यहाँ पर मैं, ऐसी मेरी कहानी है, मैं यहाँ पर फंस गया। आप मुझे बताइए कि कल मुझे वो बेबीलोन लेकर जाएंगे तो मैं क्या करूँ, मैं कैसे अपने लिए कुछ अच्छा जीवन सिलेक्ट कर सकूं। तो वो जो कोतवाल था उसको लगा कि नहीं इस लड़के के अंदर कुछ बात है। तो उसको कहता है कि बेटा क्या करना है तुझे, कल तुझे जब वहाँ पर ले जाए तो तू अपने आप को बेचने की कोशिश करना, थोड़ा प्रेजेंटेबल दिखना, जो खरीदने के लिए आए तो उनके साथ उनको बताना कि मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, मुझे काम करने में इंटरेस्ट है, मैं काम जल्दी सीख लूँगा। ऐसा करेगा तो तुझे अच्छे लोग खरीद कर ले जाएंगे, चांसेस तेरे जो हैं वो बढ़ जाएंगे। दूसरे दिन वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जो वो पायरेट था गुस्से वाला जिसने मर्डर किया था, तो वो किसी के साथ लड़ने झगड़ने लगता है, तो उसको उठाकर कंस्ट्रक्शन वाले काम में, उसी वक्त राजा के जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि इसको डाल दो उसमें, कंस्ट्रक्शन वाले काम में। बैक ब्रेकिंग वर्क उसका स्टार्ट हो गया वहाँ से। जो वो चीटर टाइप ऑफ था, जो सो कॉल्ड स्मार्ट वर्क करने के बारे में सोच रहा था, उसको भी कोई ना कोई आकर लेकर चला जाता है। फिर ये जो मेडिगो जिसने शारूनाडा को अच्छी सलाह दी थी, तो उसको भी एक मालिक जो है वो मिल जाता है, एक आदमी आकर उसको खरीद कर चला जाता है।
अब सारू नाडा जो है वो बैठा हुआ परेशान हो रहा है कि यार मुझे कोई खरीदने के लिए नहीं आया, कोशिश की लेकिन कोई नहीं आ रहा है। और उसको लग रहा मीन्स वहाँ पर ऐसा भी था कि अगर 1-2 दिन तक गुलाम नहीं बिके तो फिर गुलामों को नहीं बिक पाए तो यार ये वेस्ट मटेरियल है, डाल दो इनको कंस्ट्रक्शन के काम में। तो उसको यही डर था कि मुझे कहीं पर वहां ना डाल दे। तभी एक मोटा सा आदमी आता है, बेकरी होती है उसकी, बेकर आता है और आकर पूछता है गुलामों को, भाई यहाँ पर कौन ऐसा है जिसको ब्रेड बनानी आती हो, हनी ब्रेड बनानी आती हो, नान खटाई बनानी आती हो। तो ऐसे अलग अलग आइटम्स, लेकिन वहाँ पर कोई ऐसा था नहीं। तो सारू नाडा खड़ा होता है और उसके पास जाता है कि सेठ जी, मुझे ये जो आपने आइटम्स की वो सारी आइटम्स बनानी तो नहीं आती हैं, लेकिन आई एम ए क्विक लर्नर, आप मुझे सिखाइए। इफ़ यू टीच मी, मैं बहुत ही जल्दी सीख जाऊंगा और मैं काम भी बहुत अच्छी तरीके से करूंगा। आई प्रॉमिस कभी भी काम को लेकर आपकी कभी कंप्लेंट नहीं रहेगी। तो सेठ जी सोचता है कि नहीं, इस लड़के के अंदर एक जुनून है, इनके अंदर मुझे पैशन नजर आ रही है इसकी आंख में। बोला चल मैं तुझे सिखाऊंगा, काम करेगा ना सही से? बोला हाँ करूंगा। तो चल मेरे साथ। वो लेकर जाता है उसकी बेकरी में, सारू नाडा को आटे का ज्ञान देता है कि कैसे आटा गूंदना है, जो चूल्हा है वो कैसे जलाना है, टेम्परेचर कैसे मेंटेन होता है, ब्रेड को स्वीट कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें जो हैं उसको स्टेप बाय स्टेप सिखाता है। और सारू नाडा अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को सीख भी लेता है। अब ये जो सेठ जी था, उसकी बेकरी और उसका घर जो था, तो वहाँ पर एक 65 के आसपास की एक औरत रहती थी। वो भी गुलाम थी, लेकिन वो शी वॉज लाइक ए हाउसमेड, घर का काम और वो सारी चीज़ें ये औरत करती थी। तो ये सारू नाडा जब वहाँ पर गया, एक यंग लड़का, तो जो हैवी वर्क था, जैसे कि कुएं में से पानी निकालना, तो ये सारा हैवी वर्क सारू नाडा उस औरत के लिए कर देता था और बदले में वो औरत इसको खाना पीना ये सारी चीज़ें, तो उनका ऐसा रेपो बन गया था। अब सारू नाडा ये सारी चीज़ें सीखने लगा, बेकरी के आइटम्स, और सेठ जी की दुकान जो है उसमें सारा सामान बिक जाता था दोपहर तक। तो सही जीवन चल रहा था, सारू नाडा का भी सही जीवन, अच्छा मालिक मिल गया, सेठ जी को भी एक अच्छा नौकर मिल गया। फिर सारू नाडा को ख्याल आता है कि दोपहर के बाद तो मैं फ्री रहता हूं, तो क्यों ना इस टाइम का यूटिलाइजेशन किया जाए, क्यों ना मैं सेठ जी को कन्विंस करूं और कहूं कि सेठ जी अगर दोपहर के बाद मैं मार्केट में जाकर कोई जॉब ढूंढ लूंगा, अगर वहां से मैं 1000 रुपये कमाऊं तो एंड ऑफ द मंथ 1000 रुपये मिलेंगे, 500 रुपये आपको दूंगा, 500 मेरे पास रखूंगा। हाइपोथेटिकल फिगर 500। सेठ जी बोलता है ऐसा नहीं करते हैं, एक काम करते हैं, तू और ब्रेड्स बना, नान खटाई बना, ब्रेड्स बना, पाव, वो जो भी बेकरी के आइटम्स हैं तो और ज़्यादा बना, और दोपहर में तू मार्केट में जाकर ये सारा सामान बेच, और जो पैसे हम कमाएंगे, जो तू पैसे कमाएगा, लेट्स से 1 रुपये का व्यापार किया तो 50 पैसे जो है, 50 पैसे वो रॉ मटेरियल का हो गया, चीनी और आटा जो भी है, बाकी के जो 50 पैसे हैं वो प्रॉफिट हैं, तो 25 पैसे तेरे, 25 पैसे मेरे। तो सारू नाडा को प्रॉफिट में 50% की पार्टनरशिप मिल गई, इज़न्ट इट? 50% की पार्टनरशिप मिल गई उसको। वो इतना एक्साइटेड हो गया कि यार अगर ये सारा सामान हर रोज़ बेच दूँ तो मुझे इतने पैसे मिलेंगे। वो बहुत मेहनत करता है और हर रोज़ सुबह जल्दी उठकर बेकरी का काम फिनिश करके मार्केट में वो जो एक प्रकार की रेकड़ी है, राइट, वो रेडी लेकर चला जाता है और सारा सामान बेचता है। और धीरे, पहला दिन जब था तो लेट्स से 3-4 बजे तक कोई आया ही नहीं, तो ही वॉज वेरी लाइक डीमोटिवेटेड, यार यहाँ पर तो कोई सामान लेने के लिए आता नहीं, क्या करूँगा। लेकिन 4, साढ़े 4 के बजे टी टाइम पर लोग आने लगे, ब्रेड उठाने लगे, नान खटाई, ये वो सारी चीज़ें उसकी बिकने लगी। तो शाम होते होते सारा सामान खत्म हो गया। नहीं, वो सो एक्साइटेड, उसको एक आशा की किरण नजर आई कि यार लाइफ में कुछ हो सकता है। पहली बार उसने ये पॉसिबिलिटी देखी कि अगर मैं इतने पैसे हर रोज कमाऊंगा तो लेट्स से 2-3 साल के अंदर आई विल बी ए फ्री मैन। मैं अपने जो सेठ जी हैं उनको मेरे पैसे देकर, इन द सेंस कि मैं अपनी आज़ादी खरीद पाऊंगा, इतने पैसे मेरे पास हो जाएंगे। तो एवरी सिंगल डे वो ये काम जो है वो स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे इसमें बेटर भी होने लगता है। अब रेगुलर कस्टमर्स उसको मिलने लगे। रेगुलर कस्टमर में एक ऐसा इंसान जो व्यापारी था, कारपेट्स बेचता था, कालीन, राइट, जो कारपेट होती है वो बेचने के लिए जाता था। 2 गधों को लेकर आता था, उसमें बहुत सारी कारपेट्स हुआ करती थी,
और 2 नौकर भी थे कारपेट दिखाने के लिए और कारपेट को उठाने चढ़ाने के लिए। तो ये जो आदमी था वो हर रोज़ अपने लिए और अपने 2 गुलामों के लिए ब्रेड वगैरह इसी सारूनाडा की रेडी से खरीदता था। बातचीत, कन्वर्सेशन ये भी होने लगी। और ये जो बंदा था, ही वॉज अरदगुला। अरदगुला यानी कि ग्रैंडफादर ऑफ दैट यंग बॉय, जो ट्रैवलिंग स्टार्टिंग में जो यंग लड़का था ना, उसका दादाजी यहाँ पर मिलता है सारूनाडा को। और वो देखता है, ऑब्जर्व करता है कि यार तेरी ब्रेड बहुत अच्छी है, तेरी बेकरी की सारी आइटम अच्छी है और तेरा बिजनेस भी बहुत अच्छा है, आई लाइक योर बिजनेस। तो बोलता है कि नहीं, मेरा बिजनेस वैसे तो है, आई एम सॉर्ट ऑफ प्रॉफिट में पार्टनर हूँ, लेकिन सेठ जी का बिजनेस है, मैं तो गुलाम हूँ यहाँ पर। तो इतनी कन्वर्सेशन होती है। कुछ दिनों के बाद ऐसा होता है कि वो जो बंदा था ना, जो सो कॉल्ड स्मार्ट बंदा, तो उसने कुछ गलत काम किया तो उसको सज़ा हो गई और मौत की सज़ा हो गई। तो उसकी स्टोरी वहाँ पर ख़त्म हो गई। मीन्स वो चौराहे पर लेकर, उसने कुछ इतना गलत काम किया था कि उसको चौराहे पर लेकर सज़ा दी गई एंड वॉज गॉन फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ। कुछ दिनों के बाद वो मेडिगो मिलता है, जिसने सारूनाडा को जो सलाह दी थी कि भाई काम करना तो 100% अच्छा काम करना। एंड ही वॉज ऑल्सो डूइंग गुड इन लाइफ। वो वेजिटेबल और फ्रूट का एक व्यापारी था, तो उसके साथ वो ऐसे ही पार्टनरशिप में था। और वो भी आकर सारूनाडा को कहता है कि भाई 6 महीने के अंदर तेरा भाई फ्री हो जाएगा, ऐसा आई विल बाय माई ओन फ्रीडम 6 महीने के अंदर। तो बोलता है यार वेरी गुड, मेरा भी ये बिजनेस है, मेरा भी ये चल रहा है, सही चल रहा है, ये वो एक्सेट्रा। अब ये जो सेठ जी था बेकर, और कोई तो काम रहा नहीं, एक बहुत ही अच्छा उसको नौकर मिल गया था। तो सेठ जी पूरा दिन फ्री, तो सेठ जी ने स्टार्ट कर दिया पीना, और फ्री टाइम निकाल कर सेठ जी क्लब में चले जाते थे, जुआ बुआ खेल लेते थे। एक दिन वापस जब सारूनाडा आता है, तो वो जो औरत थी, जो मेड, वो सारूनाडा को कहती है कि यार सेठ जी की ये जो कंपनी है बहुत ख़राब हो चुकी है, सेठ जी तो बहुत दारू पीने लगे हैं, सेठ जी जुआ खेलने लगे हैं। तो सारूनाडा कहता है कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम अपना काम करें, सेठ जी की लाइफ है, उनको जो करना है वो करें। ऐसा कह के वो लाइटली लेकर वो अपना काम आगे बढ़ाता है। ये जो अरदगुला है वो फिर से हर रोज़ की तरह यहाँ पर आता है और उस टाइम पर वो बहुत ही डिप्रेस्ड था। अरदगुला सारूनाडा से कहता है कि यार, बोला क्या परेशानी है बता यार, ऐसा हो गया कि देख मेरे पास पैसे तो हो गए, मैं भी एक गुलाम ही हूँ। जब ये कहता है कि मैं भी एक गुलाम हूँ, तो जो स्टोरी जो सुना रहा है ये सारूनाडा, उसके पोते को, तो पोता गुस्सा हो जाता है कि क्या कहा आपने, दादाजी के बारे में एक भी शब्द नहीं चलेगा। बोले कि क्यों गुस्सा हो रहा है, तेरा दादाजी गुलाम था। दादाजी गुलाम नहीं थे। दमास्कस में जब बाढ़ आई तो दादाजी ने ही सबको खाना पीना खिलाया था। दादाजी ने सबका कितना ख्याल रखा है, सरकार नहीं कर पाई, राजा नहीं कर पाए, उतनी मदद दादाजी ने की, और आप कह रहे हैं कि दादाजी गुलाम थे। व्हाट नॉनसेंस। बोला बेटा तुझे देख, अगर मेरी पूरी बात कहानी सुननी है तो ठीक है, वरना यहाँ पर हम खत्म कर देते। नहीं आप बताइए, लेकिन दादाजी गुलाम मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। रुक अभी, दादाजी गुलाम थे नहीं थे दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन दादाजी कहाँ से कहाँ पहुँचे वो तेरा इंटरेस्ट होना चाहिए। बोला ठीक है बताओ आगे। तो ये अरदगुला कहता है उसको, सारूनाडा को, कि मैं भी गुलाम हूँ, अब तो काफ़ी पैसे भी मैंने कमा लिए, ये बिजनेस में पार्टनरशिप है, तो आज अगर मैं चाहूँ तो आज ही मैं अपनी आज़ादी खरीद सकता हूँ, लेकिन आज़ादी खरीदने के बाद मैं करूँगा क्या, उसके बाद मैं कौन सा बिजनेस करूँगा। तो अरदगुला कहता है कि यार ऐसा क्यों सोच रहा है, तू आज़ाद आदमी की तरह सोच, आज़ाद बन जा, फ्री मैन बन जा, और तुझे सक्सेस मिलेगा। तू अपना काम अच्छी तरीके से कर रहा है, यही बिजनेस कंटिन्यू कर, दूसरे भी बिजनेस है, दूसरी अपॉर्चुनिटीज है। तू क्या पूरी जिंदगी अपने सेठ जी का गुलाम बनकर ही जीवन जीना चाहता है। अरदगुला कहता है बात तो तेरी सही है, ठीक है मैं सोचता हूँ इसके बारे में। इतना कहकर अरदगुला चला जाता है। उस शाम को जब ये सारूनाडा जाता है अपने घर, सेठ जी के घर, तो वो जो मेड थी वो कहती है सब कुछ बर्बाद हो गया, सेठ जी ने सारी चीज़ें दाव पर लगा दी, और ये बेकरी भी जाएगी, ये घर भी जाएगा, हम सब जाएंगे। सारूनाडा बोला हम सब का मतलब क्या है। बोला तू किसकी प्रॉपर्टी है,
तू भी तो सेठ जी का ही गुलाम है ना, उसकी ही प्रॉपर्टी है। तो वो जो पैसे लेने के लिए आएंगे वो तुझे भी लेकर जाएंगे बच्चू, तू भी जाएगा उनके साथ, हम उसके ही मीन्स उनकी ही प्रॉपर्टी है ना। तो बोला यार ये क्या हो गया, ये लाइफ में सेकंड टाइम ऐसा हुआ, ना मैंने शराब पी ना मैंने जुआ खेला। एक बार बड़े भैया ने ये किया था, गुलाम बन गया, अब बाहर निकलने वाला था तो ये साला सेठ जी आ गया, तो करूँ क्या अब मैं, ऐसा सोच रहा है। तब दूसरे दिन लोग आ जाते हैं जो फाइनेंस पैसे दिए हैं और वो भी सीज करने के लिए तो आएंगे। चलो कौन है, सारू नाडा। बोला मैं। चल बेटा देखो सेठ जी मैं ये काम कर, कुछ नहीं सुनना है, मजदूरी करनी है तुझे, मैं ब्रेड नहीं खानी तेरी, चल। वो लेकर घसीट कर लेकर जाते हैं इसको, और पूरे रास्ते में सर प्लीज सुन लो मेरी बात, मैं वो मजदूरों के लिए खाना बनाऊंगा, हम मजदूरों को खाना ही नहीं देते, ठीक है, मर जाए तो मर जाए, वी डोंट केयर, तू चाह। तो उसको लेकर जाते हैं। अब क्या होता है कि वो जो कंस्ट्रक्शन का काम है वहाँ पर लेकर जाते हैं, वहाँ पर मजदूरों के लिए आज भी नहीं है, तो वहाँ पर उस टाइम पर तो कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी। सुबह जब सूरज उगता है काम करना स्टार्ट करो, पानी इतना गर्म हो जाता था कि आप पी नहीं सकते, और खाने पीने की तो मीन्स जो कंडीशन होती थी वो जानवरों से भी बदतर खाना जो है वो मजदूरों को दिया जाता था। और अगर आप स्लो रहे तो कोड़े मारे जाते थे, वो जो विप कहते हैं ना, चाबुक, उससे मारा जाता था लोगों को। तो अब सारू नाडा का जीवन ऐसा हो गया कि वो मजदूरी करने लगा वहाँ पर, और फिर वो रिफ्लेक्ट करने लगा सारी चीज़ों को कि यार एक बंदे ने ये बताया था कि किसी की गुलामी नहीं करनी है, मीन्स वो एग्रेसिव बंदा जो मर्डर करके आया था कि कोई मुझे कुछ करेगा तो मैं मार दूंगा उसको, ये वो। तो यार उसकी लाइफ भी तो चलो ख़त्म हो गई, वो तो मर भी गया होगा, वो पहले दिन से ही उसको वहाँ पर डाल दिया था। वो जो स्मार्ट वाला बंदा था उसकी जो स्ट्रेटेजी है वो भी काम नहीं है, वो भी गया। जो मेगिडो है तो वो सक्सेसफुल, मीन्स उसने सोचा कि मेगिडो की बात तो सही थी और मेगिडो आज आज़ाद भी हो गया होगा, लेकिन आई एम द मोस्ट अनलकी मैन इन बेबीलोन, मैं सबसे अनलकी हूँ इस पूरे बेबीलोन या फिर इस पूरे क्षेत्र में। मैंने ना तो कुछ गलत किया, सही रास्ते पर चला, और सेकंड टाइम ये मैं अब गुलाम, मीन्स गुलाम था, अब नया मास्टर चेंज हो गया मेरे जीवन में, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरी सारी स्किल्स, मेरे सारे सपने, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब ख़त्म हो गई। उसको ऐसा लगने लगा, और उसको लगा कि यार जीवन ही बेकार है, ऊपर क्या कोई है, मीन्स भगवान है क्या, सच में भगवान जो है वो किसी की ऐसे मदद करते हैं, अगर अच्छा काम करे कोई तो क्या भगवान डेफिनेटली जो मालिक है, हमारा मालिक देखे ना देखे, लेकिन क्या वो मालिक अगर कोई है ऊपर वो देख रहा है मुझे क्या, ये सारी उलझनें उसके अंदर चल रही थी। और उसकी धीरे धीरे इतनी तबीयत खराब होने लगी कि वो चल फिर नहीं पा रहा था, इतना वो वीक हो गया, इतना बीमार हो गया था। जब ऐसी सिचुएशन में वो पहुंच जाता है, 2-3 महीने ऑलरेडी हो चुके थे, तो अचानक से एक बंदा वहाँ पर पहुँचता है, और वहाँ पर जो मैनेजर्स थे, जो सुपरवाइजर्स थे, उनको कहते हैं कि तेरा जो मालिक है उसने कहा है कि सारू नाडा को घोड़े पर बिठाकर फटाफट बेबीलोन लेकर जाना अभी। बोले चलो। तो सारू नाडा सोच रहा था कि यार कुछ गलती हो गई होगी शायद, ये लोग मार डालेंगे, हाथ वाथ काट डालेंगे, क्या होगा मेरे साथ। वो ही वॉज वेरी वरीड, क्योंकि वो राजा के लोगों ने उनको बुलाया था कि भाई क्या होगा मेरे साथ, ये वो, गवर्नमेंट के ऑफिस में बेसिकली उसको जाना था। तो वहाँ पर जब पहुँचते हैं तो वहाँ पर होता है अरतगुला, और अरतगुला इतना खुश होता है, ऐसे खड़ा हुआ होता है, और आ मेरे भाई, ऐसे। ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी सारू नाडा। तो सारू नाडा वॉज कन्फ्यूज कि क्या चल रहा है ये। बेटा आज से तू आज़ाद, तूने जो मुझे सलाह दी कि ऐसे बिजनेस कर, गुलामी से छूट जा, और क्या बिजनेस हुआ है भाई, इतना प्रॉफिट कमाया, और मैं तुझे 2 महीनों से ढूंढ रहा हूँ। फिर ये जो वहाँ पर जो मेड है वो मुझे मिली, उसने बताया कि तेरे साथ ये हुआ, फिर मैंने तेरा लोकेशन ढूंढा और आज तेरी आज़ादी भी खरीद ली है, और चल तू मेरे साथ, आज से तू मेरा बिजनेस पार्टनर है, हमें दमास्कस जाना है, वहाँ पर हमें नया बिजनेस स्टार्ट करना है। और ये सुनकर सारू नाडा की आंखों में पानी भर जाता है, और उस टाइम पर उसको फील होता है कि ये सारे स्ट्रगल्स के बाद उसको लगता था ही वॉज द लकीएस्ट मैन ऑफ बेबीलोन। फिर ये बात सारू नाडा जब वो लड़के को, जो स्टार्टिंग में जो लड़के जो जर्नी स्टार्ट हुई, तो उसको कहता है कि ये थी मेरी बेटा कहानी और तेरे दादाजी की कहानी।
तू जो कहता था कि मैं चिल मारूंगा, कुछ नहीं करूंगा, पैसे उड़ाऊंगा, दोपहर के टाइम पर घर के बाहर नहीं निकलूंगा, राइट। मैंने मेरे काम को मेरा भगवान माना। मैंने काम, जो भी काम मुझे मिला उसको मैंने 100% दिया, और इसकी वजह से तेरा दादाजी और मैं इस बेबीलोन रीजन के, दमास्कस रीजन के सबसे बड़े व्यापारी बने। तो वो बोला कि नहीं, अब आपकी बात तो सही है। वो बच्चा था, उसको भी उतना नॉलेज नहीं था। एक वक्त था जब दादाजी वहाँ पर थे, लेकिन आज उनके पास इतना कोई था नहीं, क्योंकि दादाजी चले गए थे, और उनको लग रहा था कि दादाजी के पास जो स्किल थी वो हमारे अंदर नहीं आई है, तो हम तो ऐसे ही जीवन जिएंगे। लेकिन ये जर्नी के बाद उसके अंदर एक स्पार्क होता है कि नहीं, अब तो मैं भी, दादाजी और उन्होंने जब स्टार्ट किया था तो उनको तो गाइड करने वाला कोई नहीं था। मेरे पास तो ये सारू नाडा है जिन्होंने बताया, जो चाबी है वो मुझे दी कि द चाबी इज़ वर्क, मेहनत, एंड गिव योर 100%। तब ये पता चल गया अब कोई भी मैं काम करूँगा, आई विल सक्सीड इन दैट, और धीरे धीरे मैं भी यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। तो ये बदलाव आता है उस लड़के के अंदर, जो कहानी में स्टार्ट हुई और जो था वो यहाँ पर। तो ये थी एक छोटी सी येट मुझे लगा इंटरेस्टिंग कहानी। अब मैंने जो आपको प्रायोरिटीज़ वाले प्रश्न पूछे थे ना, आपने कहा कि हमारी, आप सभी की कुछ ना कुछ, मेरी भी प्रायोरिटीज़ हैं, ऐसी ही प्रायोरिटीज़ हैं। फैमिली है, हेल्थ है, वेल्थ है, ये सारी हमारी प्रायोरिटीज़ होती है। मैडम ने कहा स्विट्ज़रलैंड और भारत में पॉपुलेशन का जो डिफरेंस है, द थिंग इज़, मुझे ऐसा लगता है, मेरी पर्सनल बिलीफ ये है, मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि कहीं ना कहीं हमने स्पिरिचुअलिटी को इतना ज़्यादा फोकस दिया इंडिया ने, इंडियन सिविलाइजेशन में, विच इज़ वेरी गुड। हमारे ऋषि मुनियों ने ये जान लिया था कि ये सारे पैसे, ये सारी चीज़ें जो हैं, एक वक्त आएगा जब आपको ये सारी चीज़ें भी मोटिवेट नहीं करेगी, बट फॉर दैट यू हैव टू अचीव दैट। एक भिखारी जो है वो ऐसा नहीं कह सकता मैं सारी चीज़ें त्याग करके बैठा हूँ। त्याग तब होता है जब हमारे पास कुछ होता है। राजा है या फिर किसी के पास पैसे हैं तो वो कह सकता है कि मैं इस चीज़ का त्याग कर रहा हूँ। यू नो व्हाट आई मीन। अगर आप कहीं पर पहुंच जाए, वंस यू हैव दैट थिंग, उसके बाद आप छोड़ सकते हैं ना उसको, कि उसका त्याग कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगेन मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि हमने ये सारी चीज़ों को ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर दिया, ऋषि मुनियों की जो बातें थी। तो हमने वेल्थ जनरेशन पर इतना फोकस नहीं किया हमारे देश ने, हमारे समाज ने। वी वॉन्ट वेल्थ, लेकिन वी से वी आर नॉट मटीरियलिस्टिक। यू नो व्हाट आई मीन, कि ऐसा कहते हैं कि नहीं, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें तो बस ईश्वर की प्राप्ति करनी है। लेकिन रियलिटी में ऐसा है कि पेट नहीं भरा है अभी हमारा, और हम ईश्वर को ढूंढने लगे। जनरली स्पीकिंग ऐसा एक माहौल हुआ, दैट इज वन ऑफ द रीजन, नॉट ओनली रीजन बट वन ऑफ द रीजन, कि हमारा देश जो है वो इतने रिसोर्सेज होने के बावजूद भी आज हम दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब, दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ फैक्ट, दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब लोग हमारे देश में रहते हैं, दुनिया के सबसे ज्यादा। और पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, जो गरीब से भी गरीब है, उसकी सबसे ज्यादा क्वांटिटी हमारे देश में है, इंडिया में। वी हैव ऑलवेज बीन अ कंट्री ऑफ पैराडॉक्स। एक ही मुंबई में दुनिया की सबसे महंगी बिल्डिंग, अदानी साहब का घर, दुनिया एशिया की सबसे बड़ी जो चौल है, बस्ती, यू फाइंड इट इन वन सिटी। तो आई थिंक कि वेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पे अटेंशन। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मेरे फैमिली से इंपॉर्टेंट मेरी वेल्थ है। टॉप 5 प्रायोरिटीज अगर आप देखेंगे, या लेट्स से टॉप 3, तो नंबर 1 पर लेट्स से फैमिली होगा, नंबर 2 पर यू योरसेल्फ, लेट्स से, एंड नंबर 3 विल बी वेल्थ, या नंबर 4 विल बी। आई एम नॉट सेइंग कि हमेशा वेल्थ ऊपर होगी और उसके बाद फैमिली, उसके बाद सोसाइटी, उसके बाद देश, ऐसा नहीं है। बट अगर वेल्थ टॉप प्रायोरिटी में मोस्टली होती ही है, एक्सेप्ट करे ना करे, बट व्हेन वेल्थ इज वन ऑफ आवर प्रायोरिटी, तो आप अपने परिवार को, जो आपकी प्रायोरिटी है, लेट्स से परिवार, तो यू कैन गिव बेस्ट फूड। यहां पर किसी ने फूड का भी मेंशन किया था ना, समझ से फूड, यू money to feed them. So you can buy the best possible nutritious food आपके टेबल पर आएगा when you have wealth to purchase that. अगर आप हेल्थ आपकी प्रायोरिटी है, you can consult the best doctor
You can go to best center. You can go to best physio, right? Train लेकर, plane लेकर, helicopter लेकर, whatever. You can achieve all these things. I'm not saying कि wealth is happiness. Again, आपको ये चीज़ें समझनी है. मीन्स आप खुद सोचिएगा, मैं तो आपको कुछ पॉइंट्स ही बता रहा हूँ. I'm not saying wealth is happiness, but wealth जो है वो हैप्पीनेस को बढ़ाने की क्षमता तो है उसमें. भले ही हमेशा प्रायोरिटी तो हमारे इमोशनल जो है, फैमिली, फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें ही रहेगी. आपके पास वेल्थ है और ये सारी चीज़ें नहीं है, देन एज वेल वी नो कि हमने अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत सारी कहानियाँ सुनी है, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू इट कि वेल्थ के बिना सिर्फ वेल्थ है और बाकी कुछ नहीं है तो भी वो वेल्थ किसी काम की नहीं है. लेकिन एक फाइन बैलेंस लेकर अगर हम चले तो लाइफ को हम और ज़्यादा, विथ आवर लाइफ सोसाइटी से स्टेट से देश. तो वी कैन ऑल्सो स्विट्ज़रलैंड का एग्जाम्पल जो ले तो फ्यूचर में ऐसे भी एग्जाम्पल लेट्स होप कि 30-40, आई एम नॉट पॉलिटिशियन बट आई एम जस्ट सेइंग कि 15-20 साल के बाद, 25 साल के बाद ऐसे भी एग्जाम्पल्स लिए जाए कहीं पर कि इतना बड़ा देश है भारत, दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड है, अभी 1-2 साल में हम हो जाएंगे, वी विल टेक ओवर चाइना. वेरी गुड इन दैट बट नॉट गुड इन जनरेटिंग वेल्थ. तो हमारा देश जो है वो भी ऐसा एग्जाम्पल लिया जाएगा कि इतनी सारी पॉपुलेशन है बट दे आर सो प्रोडक्टिव कि दे आर जनरेटिंग सो मच ऑफ वेल्थ. और ये वेल्थ जो है हर जगह पर स्प्रेड होगी एंड हर जगह पर जो बहुत सारे देश जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं वो हो सकता है बिकॉज ऑफ वेल्थ. अब ये जो किताब है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, इस किताब के अंदर आपको ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस मिलेंगे, कुछ लॉज दिए गए हैं कि फॉर एग्जांपल लीन पर्स. बहुत सारे ऐसे, मेरा भी एक वक्त था, अब वो वक्त नहीं, उतना भी पर्स भरा हुआ नहीं रहता, लेकिन एक समय पर बहुत खाली रहता था व्हेन आई वाज इन स्कूल एंड कॉलेज, क्योंकि उस टाइम पर वेल्थ मैनेजमेंट जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी ना. उस टाइम पर 10 रुपीज़ दे, 20 रुपीज़ दे तो हमेशा कम ही पड़ते थे. बट यहाँ पर आपको ऐसी चीज़ सीखने को मिलेगी इस किताब में कि इवन इफ यू आर अर्निंग, लेट्स से, आई एम जस्ट गिविंग ए रफ एग्जांपल, 5000 रुपीज़ पर मंथ, तो 5000 से अगर किसी ने स्टार्ट किया तो लगेगा कि यार माई फादर या फिर माई अंकल इज अर्निंग 1 लाख रुपीज़ पर मंथ एंड आई एम 5000, मैं कहाँ कब वहाँ पर पहुँच पाऊँगा. बट यू विल फाइंड दो सीक्रेट्स हियर. ये शॉर्टकट नहीं है इसमें, ऐसा कोई ऐसी बुक में ऐसा नहीं है विल ऑल बिकम अदानीज एंड अंबानीज. बट जहाँ पर हम हैं, अगर हमारे पास लेट्स से 5000 रुपीज़ हैं तो वी विल बी एबल टू जनरेट वेल्थ फॉर आवर सेल्फ. 5000 का 6000 हो सकता है, 5000 का 5500 हो जाएगा, एडिशन तो होगा ही. इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैंने पढ़ी है, मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है, दिस इज अ रियल थिंग दैट आई गॉट फ्रॉम दिस बुक, इज टू इग्नोर हेल्थ इंश्योरेंस. फिर ये जब किताब मैंने पढ़ी उसमें जो स्टोरी दी गई है, एंड देन आई रियलाइज कि यार बैंक में अगर यू हैव 5000 10,000 रुपीज़ ऐसे ही पड़े हैं एंड यू आर नॉट बाइंग हेल्थ इंश्योरेंस, देन यू आर टेकिंग अ बिग रिस्क. यू आर नॉट टेकिंग टर्म इंश्योरेंस. आई एम नॉट सेइंग कि आज ही यहाँ से निकल कर LIC की ऑफिस में जाना है, बट थिंक अबाउट इट, इसको पढ़िए, समझिए, और जब भी वक्त मिले इसके कुछ पॉइंट्स को आप इम्प्लीमेंट करेंगे, यू विल डेफिनेटली, आई कैन बेट यू, मेरे साथ तो 2-3 ऐसे एग्जाम्पल्स हुए कि वैल्यू एडिशन हुआ लाइफ में वेल्थ का. और लॉज दिए गए हैं कि कैसे आपका पर्स जो है वो खाली नहीं रहेगा, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, इफ़ यू फॉलो दैट तो यू विल ऑलवेज फाइंड कि योर पर्स विल बी फुल. पर्स इन द सेंस कि यू विल हैव मनी आइदर इन बैंक अकाउंट, आइदर तकिए के नीचे, wherever, लेकिन यू विल हैव पैसा है. और फिर अभी आई सी यंग फेसेस हियर, बट आई एम श्योर मे बी योर पेरेंट्स, मे बी योर रिलेटिव्स, आपने कहीं ना कहीं ये कहानी सुनी होगी कि किसी का जीजा जी आकर या फिर किसी का कोई बेस्ट फ्रेंड आकर कहता है हमें कि यार मुझे यार 5 लाख रुपए की ज़रूरत है, आई वांट टू गो टू दुबई, वहाँ पर ये करूँगा वो करूँगा, या फिर दुबई या फिर वॉट एवर, आई वांट टू डू दिस बिजनेस दैट बिजनेस. एंड सॉरी, you are from Dubai, okay, great. Give me 5 lakh, I also want to go to Dubai. I was saying कि दुबई जाने के लिए जो कोई आएगा और कहेगा कि मुझे दुबई जाना है तो पैसे दीजिए, आई विल ओपन ए रेस्टोरेंट ओवर देयर एक्सेट्रा. लेकिन ये 5 लाख रुपए आपके जीवन के, यू नो, इट्स योर एसेट. ये पूरी जिंदगी 10 साल 5 साल मेहनत करके ये पैसे आपने कमाए हैं. तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? ये आंसर, ऐसे आंसर्स भी इस किताब में है. यू सी द वैरायटी इस किताब ने कवर की है. और ये स्टोरी जो मैंने की वो भी, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम दिस बुक. इसके अलावा भी
इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी के माध्यम से ही इस किताब में बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई। नाउ यू वुड बी, कुछ लोगों के अंदर ये मन में प्रश्न हो तो लेट मी टेल यू, अगर मैं पूरी किताब की कहानी, मैंने तो ये 4-5 बार पढ़ ली है, अगर मैं सारी कहानी आपको बता दूं तो जिन्होंने लिखा है उनके साथ भी जस्टिस नहीं होगा, इजंट इट? और आई बिलीव के बुक टॉक ऐसे ही होने, मीन्स ऐसे इन द सेंस के बुक टॉक शुड ट्रिगर यू। बुक टॉक का मेन लक्ष्य जो है, मैडम ने यहाँ पर जो मैंने सीखा वो यही है कि बुक टॉक के बाद यू आइदर बोरो द बुक या फिर परचेज द बुक एंड यू गो थ्रू दैट बुक। जरूर नहीं आज अगेन आप डेट तय कीजिए, बट यू हैव टू डिसाइड अ डेट। आपको डेट लिखनी पड़ेगी कि आई विल स्टार्ट फ्रॉम 1 दिसंबर या फिर तभी, वरना इट विल गो अवे।